अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें देखें ताकि आपको इस किताब का पूरा संदर्भ समझ में आए। उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारी आदतें हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। कुछ छोटी छोटी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं और इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह से एक महत्वपूर्ण आदत में बदलाव करने से बाकी आदतों में भी सुधार होता है। हम यह भी समझेंगे कि मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हम अपने व्यवहार को कैसे बदल सकते हैं और उन आदतों को कैसे बना सकते हैं जो लंबे समय तक टिकें। बेहतर अनुभव के लिए अपने हेडफोन पहने और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस अध्याय के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। जाता है, मॉन्टगोमेरी बसों का बहिष्कार जल्द ही पूरे समाज में फैल गया। अश्वेत समुदाय को एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के भाव ने आपस में जोड़ रखा था और जब पार्क्स के दोस्तों ने बहिष्कार का आह्वान किया तो अश्वेत समुदाय ने रोजा पार्क्स की मदद करने को अपनी जिम्मेदारी की तरह देखा। यहाँ तक कि समुदाय के जो लोग रोजा पार्क्स से परिचित नहीं थे वे भी सामाजिक दबाव, ऐसी शक्ति जिसे कमजोर संबंधों की शक्ति के रूप में जाना जाता है, के चलते इसमें शामिल होने को नजरअंदाज नहीं कर सके। 2 लाख पल भर के लिए जरा यह कल्पना कीजिए कि आप एक समृद्ध कंपनी में मध्य स्तर के स्थापित अधिकारी हैं। आप सफल हैं और लोग आपको पसंद करते हैं। आपने इस कंपनी में सालों की मेहनत के बाद अपनी प्रतिष्ठा बनाई है और ऐसे दास्तों का एक समूह बनाया है जिनकी मदद से आप क्लाइंट हासिल कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के बारे में गपशप भी कर सकते हैं। आप एक चर्च, एक जिम, एक कंट्री क्लब और अपने कॉलेज की एल्यूमनी एसोसिएशन के स्थानीय समूह के सदस्य हैं। आपकी काफी इज्जत है और आपको अक्सर किसी न किसी समिति का सदस्य बनने का आमंत्रण मिलता रहता है। जब आपके समुदाय के किसी व्यक्ति को किसी बढ़िया व्यापारिक अवसर के बारे में पता चलता है तो वह आपको जरूर बताता है। अब कल्पना करें कि आपके पास एक फोन आता है। फोन करने वाला एक अन्य कंपनी का मध्य स्तर का अधिकारी है और वह नई नौकरी की तलाश में है। वह आपसे पूछता है कि क्या आप अपने बॉस से मेरी सिफारिश कर सकते हैं। अगर आप इस व्यक्ति से पूरी तरह अपरिचित हैं तो आपके लिए इस बारे में निर्णय लेना बहुत आसान होगा। भला आप कंपनी में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगातार किसी ऐसे व्यक्ति की मदद क्यों करेंगे जिससे आप पूरी तरह अपरिचित हों। अगर फोन करने वाला यह व्यक्ति आपका करीबी दोस्त होगा तो यह भी आपके लिए एक आसान निर्णय होगा। आप उसकी मदद जरूर करेंगे, आखिर दोस्त होते किस लिए हैं। पर तब तक क्या, जब यह व्यक्ति न तो आपका अच्छा दोस्त हो और न पूरी तरह परिचित हो। अगर वह आपके दोस्तों से परिचित हो पर आप उसे ठीक से न जानते हो तब आप क्या करेंगे। जब आपका बॉस आपसे उसके बारे में पूछेगा तो क्या आप उसकी गारंटी लेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपने दोस्त के दोस्त को नौकरी दिलाने के लिए कितनी ऊर्जा खर्च करेंगे और किस हद तक अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाएंगे। 1960 के दशक के आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र मार्क ग्रेलोवेटर उन्होंने अपनी मौजूदा नौकरी कैसे हासिल की। मार्क ने पता लगाया कि इन पुरुषों को यह कैसे पता चला कि उनकी कंपनी को नए कर्मचारी की जरूरत है। उसने यह भी पता लगाया कि इन पुरुषों ने अपनी सिफारिश कराने के लिए किसे फोन किया, वे चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू तक कैसे पहुंचे और सबसे महत्वपूर्ण, इन सब चीजों में उनकी मदद किसने की। जैसी कि उम्मीद थी, मार्क को पता चला कि जब इन पुरुषों ने किसी अनजान व्यक्ति की मदद लेने की कोशिश की तो उन्हें खारिज कर दिया गया। पर जब उन्होंने अपने दोस्तों से संपर्क किया तो उन्हें मदद जरूर मिली। हालांकि आश्चर्य की बात तो ये थी कि नौकरी ढूंढने वालों को उन लोगों से कितनी बार मदद मिल रही थी जिनसे उनका सिर्फ सामान्य परिचय था, जैसे दोस्तों के दोस्त वगैरह। ये ऐसे लोग थे जो न तो पूरी तरह अजनबी थे और न ही करीबी दोस्त थे। ग्रेनोवेटर इस तरह के रिश्तों को कमजोर संबंध कहते हैं क्योंकि ये ऐसे लोगों के बीच के संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके परिचित समान लोग हैं, जो एक ही सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हैं पर सीधे तौर पर एक दूसरे से करीबी दोस्त के रूप में जुड़े हुए नहीं हैं। ग्रेनोवेटर ने पाया कि असल में नौकरी हासिल करने के मामले में कमजोर संबंध करीबी दोस्तों से ज्यादा काम आते हैं क्योंकि ये कमजोर संबंध उन लोगों के सामाजिक ताने बाने में हमारी पहुंच बना देते हैं जो हमारे काम के तो हैं पर हमसे परिचित नहीं हैं। ग्रेनोवेटर ने जिन लोगों का अध्ययन किया उनमें से कईयों को नई नौकरी के बारे में उन्हीं लोगों से पता चला
जिनसे उनके कमजोर संबंध थे, न कि करीबी दोस्तों से। ये बात समझ में भी आती है क्योंकि हम अपने करीबी दोस्तों से तो नियमित रूप से बातचीत करते हैं या फिर उनके साथ ही काम करते हैं या वैसी चीजें पढ़ते हैं। जब तक उन्हें किसी नए मौके के बारे में पता लगता है, तब तक हमें भी उसका पता लग चुका होता है। जबकि दूसरी ओर जिन लोगों से हमारे कमजोर संबंध होते हैं, उनसे हम 2-4 महीने में एक आध बार ही मिलते हैं। इन लोगों से हमें ऐसी नौकरियों के मौकों के बारे में भी पता चलता है, जिनके बारे में हमें किसी और से कुछ पता नहीं चलने वाला। जब समाजशास्त्रियों ने यह जांच की कि कोई मत या राय किसी एक समुदाय दूसरे समुदाय में कैसे फैलता है, गपशप अफवाह बनकर कैसे फैलती है और राजनीतिक से आंदोलन कैसे शुरू होते हैं, तो उन्हें हर मामले में एक समान पैटर्न नजर आया। ऐसे लोग जिनसे हमारे कमजोर संबंध होते हैं, वे भले ही हमारे करीबी जानकारों और दोस्तों से ज्यादा प्रभावशाली न हो, पर उनके बराबर प्रभावशाली जरूर होते हैं। जैसा कि ग्रैनोवेटर लिखते हैं, जिनके बहुत कम लोगों से कमजोर संबंध होते हैं, उन्हें दूर दराज के सामाजिक ताने बाने की जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती और वे अपने करीबी दोस्तों से मिलने वाली सीमित जानकारियों और मतों में ही अटके रहते हैं। नई जानकारी से वंचित रहने पर न सिर्फ वे नए विचारों और फैशन से वंचित रह जाएंगे, बल्कि श्रम बाजार में उनकी स्थिति भी कमजोर हो सकती है, क्योंकि वहां किसी की प्रगति आमतौर पर इस पर निर्भर होती है कि उसे सही समय पर नई नौकरी का मौका मिले। इसके अलावा ऐसे लोगों को किसी भी तरह के राजनीतिक आंदोलन में एकीकृत करना मुश्किल हो सकता है, जबकि संभव है कि किसी समूह के लोगों को आसानी से भर्ती किया जा सके। बस समस्या यह है कि कमजोर संबंधों के बिना समूह से आगे किसी भी चीज का प्रसार नहीं हो पाता और बाकी आबादी उससे पूरी तरह बेखबर ही रहती है। कमजोर संबंधों की शक्ति यह समझाने में मददगार है कि कुछ दोस्तों के एक समूह द्वारा शुरू किया गया एक छोटा सा आंदोलन एक बड़े सामाजिक आंदोलन में कैसे तब्दील हो जाता है। हजारों अलग अलग लोगों को एक ही उद्देश्य पूरा करने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब इसमें हिस्सा लेने पर असली कठिनाइयों का सामना करना हो। जैसे बस के बजाय पैदल चलकर काम पर जाना या जेल जाना या रोज सुबह कॉफी पीना बंद कर देना क्योंकि कॉफी बेचने वाली कंपनी ऑर्गेनिक जैविक खेती का समर्थन नहीं करती, वगैरह। ज्यादातर लोग ऐसे किसी आंदोलन का समर्थन करने की अपीलों को महत्व नहीं देते, जिसमें उन्हें बस की सवारी या कॉफी का सेवन बंद करना पड़े। वे तभी ऐसा करते हैं जब इस मामले में उनके किसी करीबी दोस्त का अपमान हुआ हो या फिर वह जेल गया हो। इसीलिए किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता एक विशिष्ट तरीके पर निर्भर रहते हैं, भले ही लोग उस आंदोलन में हिस्सा लेना न चाहते हों। ये लोगों को मनाने का एक तरीका है जो पिछले कई 100 सालों से कारगर साबित हो रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि अपने समुदाय या अपने पड़ोसियों के प्रति अपने फर्ज को पूरा करने की विवशता है। दूसरे शब्दों में आप इसे सामाजिक दबाव भी कह सकते हैं। सामाजिक दबाव और किसी समूह की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए उत्साहित करने वाली सामाजिक आदतों को परिभाषित करना मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति इनकी अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से करता है। इन सामाजिक आदतों का कोई सुसंगत पैटर्न नहीं होता, क्योंकि आखिरकार हर किसी को एक ही दिशा में आगे ले जाने में दर्जनों व्यक्तिगत आदतों का हाथ होता है। हालांकि अपने सामाजिक समूह के लोगों द्वारा डाले जाने वाले इस दबाव की आदतों में कुछ समान होता है। ये आदतें कमजोर संबंधों के जरिए फैलती हैं और लोगों की सामुदायिक भावना के कारण महत्वपूर्ण बन जाती हैं। अगर आप अपने पड़ोस या समुदाय की सामाजिक जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे, अगर आप अपने समुदाय की अपेक्षाओं पर ध्यान नहीं देंगे, तो समाज में आपकी छवि बिगड़ेगी। इस तरह आप उन तमाम सामाजिक लाभों से वंचित हो सकते हैं जो किसी सामुदायिक केंद्र, छात्र संघ का या फिर किसी चर्च का सदस्य बनने पर मिलते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर कोई नौकरी ढूंढने में मदद की उम्मीद से आपको फोन करता है और आप उसकी मदद नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि वह अपने साथ टेनिस खेलने वाले दोस्त को शिकायती लहजे में आपके बारे में बताए। फिर संभव है कि वह टेनिस वाला दोस्त किसी ऐसे समूह के लोगों को इस बारे में बता दे जिन्हें आप अपने संभावित ग्राहकों के तौर पर देख रहे थे। इसके बाद हो सकता है वे संभावित ग्राहक आपका फोन न उठाए, क्योंकि उन्हें लगा हो कि चूंकि आपने नौकरी ढूंढने में उस व्यक्ति की मदद नहीं की, इसलिए आपके अंदर टीम भावना नहीं है।
खेल के मैदान में तो यह दबाव खतरनाक बन जाता है। वयस्क जीवन में सारे काम इसी तरह होते हैं और सारे समुदाय इसी तरह स्वव्यवस्थित हो जाते हैं। सामाजिक समूहों का यह दबाव अपने आप में किसी आंदोलन को चलाने के लिए काफी नहीं है, पर जब दोस्ती के मजबूत रिश्ते और आपसी दबाव के कमजोर संबंध आपस में जुड़ जाते हैं तो इससे एक अविश्वसनीय गति पैदा होती है। तभी कोई व्यापक सामाजिक परिवर्तन शुरू हो सकता है। कमजोर संबंध और मजबूत रिश्तों का संयोजन कैसे किसी आंदोलन को प्रेरित करता है, यह समझने के लिए आपको रोजा पार्क्स के गिरफ्तार होने के 9 साल बाद हुई एक घटना पर गौर करना होगा, जब सैकड़ों युवाओं ने बड़ा खतरा मोल लेते हुए खुद को नागरिक अधिकारों की लड़ाई में झोंक दिया था। सन 1964 में पूरे देश के छात्रों ने मिसिसिपी समर प्रोजेक्ट के लिए आवेदन दिया। इनमें से अधिकतर हार्वर्ड, येल और अन्य उत्तरी यूनिवर्सिटीज के श्वेत छात्र थे। यह दक्षिण में अश्वेत वोटरों को पंजीकृत करने का 10 सप्ताह लंबा कार्यक्रम था। इस प्रोजेक्ट को फ्रीडम समर के नाम से जाना जाने लगा और इसमें शामिल होने के लिए आवेदन देने वाले अधिकतर छात्र जानते थे कि यह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके शुरू होने से पहले कई महीनों तक अखबार और पत्रिकाएं हिंसा की आशंका जताने वाले लेखों से भरी पड़ी थीं। दुर्भाग्य से यह आशंका सही साबित हुई और इस कार्यक्रम के शुरू होने के एक सप्ताह बाद ही मिसिसिपी के लॉन्गडेल में श्वेत विजिलांटे यानी अनधिकृत निगरानी समूहों के सदस्यों ने 3 स्वयंसेवक छात्रों की हत्या कर दी। इसी डर से आवेदन देने के बाद भी कई छात्रों ने मिसिसिपी समर प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लिया था। फ्रीडम समर के लिए 1000 से भी ज्यादा छात्रों के आवेदन स्वीकार किए गए थे, पर जब जून के महीने में दक्षिण की ओर जाने की बात आई तो पता चला कि करीब 300 से ज्यादा छात्रों ने वहां जाने के बजाय अपने घर पर रहना ही उचित समझा। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के समाज शास्त्री डग मैकएडम्स को सन 1980 में यह पता लगाने का विचार आया कि क्यों कुछ छात्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया जबकि बाकी ने इससे दूर रहना उचित समझा। उन्होंने इसकी शुरुआत की 720 आवेदकों के आवेदन पत्र पढ़कर, जो सालों पहले जमा किए गए थे। हर आवेदन पत्र 5 पेज का था। इसमें आवेदकों से उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछे जाने के साथ साथ ये भी पूछा गया था कि वे मिसिसिपी क्यों जाना चाहते हैं और वोटरों के पंजीकरण का उनका क्या अनुभव है। उन्हें ऐसे लोगों की सूची देने को भी कहा गया जिनसे उनके गिरफ्तार होने की स्थिति में संपर्क किया जा सके। इनमें निबंध, संदर्भ और कुछ के इंटरव्यू भी थे। इन चीजों से स्पष्ट हुआ कि इस कार्यक्रम के लिए आवेदन देना कोई मजाक नहीं था। शुरुआती दौर में मैकएडम्स को लग रहा था कि जो छात्र मिसिसिपी गए थे उनकी प्रेरणा वहां न जाने वाले छात्रों से अलग रही होगी। अपनी इस धारणा को परखने के लिए उन्होंने आवेदकों को 2 समूहों में बांट दिया। पहले समूह में उन छात्रों के आवेदनों को रखा गया जिनका कहना था कि वे अपने फायदे की उम्मीद से प्रेरित होकर वहां जा रहे हैं, जैसे खुद को परखने का मौका या दक्षिणी जीवन शैली को समझने का मौका वगैरह। दूसरे समूह में उन छात्रों के आवेदनों को रखा गया जो दूसरों के लिए कुछ करने के विचार से प्रेरित थे, जैसे अश्वेत लोगों की हालातों को सुधारना और संपूर्ण लोकतंत्र हासिल करने में योगदान देना या सामाजिक बदलाव के वाहक के रूप में अहिंसा की शक्ति का प्रदर्शन करना वगैरह। मैकएडम्स की परिकल्पना के अनुसार फ्रीडम समर के खतरों का अंदेशा होने के बाद उन्हीं छात्रों ने वहां जाने से इनकार किया होगा जो आत्मकेंद्रित थे, जबकि वहां जाने वाले छात्र संभवतः वे रहे होंगे जो दूसरों के लिए कुछ करने के विचार से प्रेरित थे। पर मैकएडम्स की यह परिकल्पना गलत थी। मैकएडम्स लिखते हैं, डाटा के अनुसार स्वार्थी छात्र और निस्वार्थ छात्र बराबर संख्या में दक्षिण की ओर गए थे। कार्यक्रम के छात्र भले ही अलग अलग कारणों से प्रेरित रहे हों, पर इससे कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले और घर पर रुकने का फैसला लेने वाले छात्रों, इसके बाद मैकएडम्स ने आवेदकों को मिले इस अवसर के कीमत की तुलना की। हो सकता है कि जिन छात्रों ने घर पर रुकने का फैसला लिया उनके पति या गर्लफ्रेंड ने उन्हें मिल गई हो और वे 2 महीने तक मिसिसिपी में बिना वेतन लिए कार्य करना न चाहते हों, मिसिसिपी जाने से रोका हो। यह भी हो सकता है कि उनमें से कईयों को उसी समय नौकरी। मैकएडम्स का यह अनुमान भी गलत था। मैकएडम्स का निष्कर्ष था, शादीशुदा होने या एक पूर्णकालिक नौकरी होने से आवेदकों की दक्षिण जाने की संभावनाएं घटने के बजाय बढ़ी थीं।
अब उनके पास इससे जुड़ी बस एक ही परिकल्पना बची थी। हर आवेदक से छात्रों और राजनीतिक संगठनों की सूची मांगी गई थी जिनके वे सदस्य थे। साथ ही कम से कम ऐसे 10 लोगों के नाम भी मांगे गए थे जिन्हें वे इस कार्यक्रम के दौरान अपनी सारी गतिविधियों की जानकारी देना चाहते थे। मैकएडम्स ने ये सभी सूचियां लीं और उनका इस्तेमाल करके उन्होंने हर छात्र के सामाजिक समूह का एक चार्ट बनाया। क्लबों में छात्रों की सदस्यता की तुलना करके मैकएडम्स यह निर्धारित करने में कामयाब रहे कि किस आवेदक के मित्रों ने भी फ्रीडम समर के लिए आवेदन दिया है। अब उनके पास इस बात का जवाब था कि क्यों कुछ छात्र मिसिसिपी गए, पर कुछ ने घर पर रुकना ही उचित समझा। छात्रों के निर्णयों का कारण था उनकी सामाजिक आदतें, या अगर और स्पष्ट ढंग से कहें तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मजबूत सामाजिक रिश्ते और कमजोर संबंध एक साथ सक्रिय थे। जिन छात्रों ने फ्रीडम समर में हिस्सा लिया था, वे उस किस्म के समुदायों में से थे जहां उनके करीबी लोग और थोड़ी बहुत जान पहचान वाले लोग दोनों ही उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वे फ्रीडम समर में जाएंगे। जबकि जिन छात्रों ने घर पर रुकने का फैसला लिया, वे अलग किस्म के समुदायों का हिस्सा थे जहां उन पर न तो मिसिसिपी जाने का सामाजिक दबाव और न ही उनकी सामाजिक आदतें उन्हें वहां जाने के लिए विवश कर रही थीं। कल्पना करें कि आप उन छात्रों में से एक हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए आवेदन दिया था। मैकएडम्स ने मुझसे कहा, जिस दिन आपने फ्रीडम समर के लिए आवेदन भरा, उसी दिन आपके साथ आपके 5 दोस्तों ने भी यही आवेदन भरा और आप सब बहुत प्रेरित महसूस कर रहे थे। अब इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और मिसिसिपी जाने का दिन आने ही वाला है। हर अखबार और पत्रिका में मिसिसिपी में हिंसा होने की आशंका जताई जा रही है। आप अपने माता पिता को फोन करते हैं और वे आपसे स्पष्ट कहते हैं कि कहीं मत जाओ, घर पर रुको। इस स्थिति में आपका अपने फैसले को लेकर दुविधा में आना स्वाभाविक है। फिर एक दिन जब आप अपने परिसर में घूम रहे होते हैं तो आपको अपने चर्च के समूह के कुछ लोग नजर आते हैं। वे आपसे पूछते हैं, हम मिसिसिपी जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर रहे हैं, तुम्हें लेने के लिए गाड़ी कितने बजे भेजे? ये लोग आपके करीबी दोस्त नहीं हैं, पर आप उनसे क्लब की मीटिंग में और छात्रावास में अक्सर मिलते रहते हैं और वे आपके सामाजिक समुदाय के महत्वपूर्ण लोग हैं। वे सब जानते हैं कि फ्रीडम समर के लिए आपका आवेदन स्वीकार हो गया है। उन्हें यह भी मालूम है कि आपने कहा था कि आप वहां जाना चाहते हैं, इसलिए अब अगर आपने वहां जाने के बजाय घर में रुकने का फैसला लिया तो निश्चित ही समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। भले ही आप अपने फैसले को लेकर अब भी दुविधा में हो, पर आपको इसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ेंगे। आप उन लोगों का सम्मान खो देंगे जिनके मत को आप महत्व देते हैं। जब मैकएडम्स ने आवेदकों को धार्मिक झुकाव के साथ देखा तो स्पष्ट हुआ कि जिन छात्रों ने आवेदन देने के पीछे अपनी प्रेरणा के रूप में जरूरतमंदों की मदद करना एक सच्चे ईसाई का धर्म है, जैसे वाक्यों का हवाला दिया था, उनके बीच मैकएडम्स को मिश्रित भागीदारी नजर आई। मैकएडम्स ने पाया कि जिन छात्रों ने अपने धार्मिक झुकाव का उल्लेख करते हुए यह बताया कि वे किस धार्मिक संगठन से जुड़े हैं, वे सब मिसिसिपी जरूर गए थे। जैसे ही उनके समुदाय को यह पता चला कि फ्रीडम समर के लिए उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, तो उनके लिए मिसिसिपी न जाना असंभव हो गया। अब जरा उन आवेदकों के सामाजिक समूह पर गौर करें जिनका आवेदन स्वीकार तो हुआ, पर उन्होंने मिसिसिपी जाने के बजाय घर पर रुकना ही बेहतर समझा। वे भी कैंपस के संगठनों से जुड़े थे, वे भी क्लबों के सदस्य थे और उन्हें भी इन समुदायों में अपनी छवि की चिंता थी। पर वे जिन संगठनों से जुड़े थे, जैसे अखबार, छात्र सरकार, अकादमिक समूह और बिरादरी, उनकी अपेक्षाएं बिल्कुल अलग थीं। फ्रीडम समर प्रोग्राम से नाम वापस लेने बावजूद इन समुदायों में सदस्यों को अपनी छवि बिगड़ने का खतरा न के बराबर था कि जब छात्रों को यह पता चला कि उन्हें मिसिसिपी में गिरफ्तार या इससे भी बुरा कुछ और किया जा सकता है, तो उनमें अधिकतर लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर दुविधा में पड़ गए। हालांकि इन छात्रों में से कुछ ऐसे समुदायों से जुड़े थे जहां सामाजिक दबाव था और दोस्तों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सामाजिक आदतों में से एक था, इसलिए इस कार्यक्रम में शामिल होना उनकी मजबूरी थी। इसीलिए अपनी दुविधा के बावजूद उन्होंने मिसिसिपी जाने का बस टिकट खरीद लिया। जबकि अन्य छात्र ऐसे समुदायों से जुड़े थे जहां सामाजिक आदतों को अलग नजरिए से देखा जाता था, इसीलिए उन्होंने मिसिसिपी जाने के बजाय घर पर रुकने का फैसला लिया।
हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें नागरिक अधिकारों की कोई चिंता नहीं थी। जिस दिन ईडी निक्सन ने रोजा पार्क्स को जमानत पर रिहा कराया, उसी दिन उन्होंने डेक्स्टर एवेन्यू बैप्टिस्ट चर्च के नए मंत्री मार्टिन लूथर किंग जूनियर को फोन किया। उस समय सुबह के करीब 5 बजे होंगे। पर जैसे ही किंग ने फोन उठाया, निक्सन ने न तो उन्हें हेलो बोला और न ही यह पूछा कि इतनी सुबह फोन की घंटी बजने से कहीं उनकी 2 सप्ताह की बच्ची की नींद तो नहीं टूट गई। उन्होंने तो बस सीधे पार्क्स को जेल भेजे जाने, अदालत में उनका केस लड़ने और सोमवार को सिटी बसों के बहिष्कार के बारे में बताना शुरू कर दिया। उस समय किंग मात्र 26 साल के थे। उन्हें मॉन्टगोमेरी में आए सिर्फ 1 साल हुआ था और वे अब भी यह समझने में लगे हुए थे कि समुदाय में उनकी अपनी भूमिका क्या है। निक्सन मार्टिन लूथर किंग से उनके समर्थन के साथ साथ उस रात बहिष्कार के बारे में होने वाली मीटिंग के लिए उनका चर्च इस्तेमाल करने की अनुमति भी मांग रहे थे। किंग इस मामले में शामिल होने से बच रहे थे। उन्होंने निक्सन से कहा, निक्सन मेरे भाई, मुझे इस बारे में विचार करने के लिए थोड़ा समय दो और फिर मुझे फोन करो। पर निक्सन यहीं नहीं रुके। उन्होंने किंग के सबसे करीबी मित्रों में से एक से संपर्क किया, जो किंग के मजबूत रिश्तों में से एक था। इस मित्र का नाम राल्फ डी एबरनेथी था। निक्सन ने राल्फ से विनती की कि वे किंग को बहिष्कार का समर्थन करने के लिए मनाए। इसके कुछ ही घंटों बाद निक्सन ने किंग को फिर से फोन किया। इस बार किंग ने कहा, मैं इसका समर्थन करने को राजी हूं। मुझे खुशी है कि तुमने सही फैसला किया किंग, निक्सन ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे यहां कहने के पहले ही 18 लोगों को फोन करके आज रात मीटिंग के लिए तुम्हारे चर्च में आने को कह दिया है। अगर तुम राजी नहीं होते तो मीटिंग में हम सबको अच्छा नहीं लगता। जल्द ही किंग को उस संगठन का अध्यक्ष बना दिया गया जो इस बहिष्कार का समन्वय कर रहा था। पार्क्स की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद रविवार को शहर के अश्वेत मंत्रियों ने किंग और नए संगठन के अन्य सदस्यों से बातचीत करने के बाद अपने समूह को बताया कि शहर का द पावर ऑफ हैबिट किताब को यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।